नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, सच्चा सेवक मर्यादा में रहता है। ये बड़ा स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सच्चा सेवक मर्यादा में रहता है। इससे पहले आरएसएस नेता इंद्रेश का बयान भी आपको सुनाया था हमने, जिन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर बयान दिया था। और अब देखिए, मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने बयान दिया कि सच्चा सेवक मर्यादा में रहता है। ये स्टेटमेंट दिया है मोहन भागवत ने, जिसे लेकर कई मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान जो रिजल्ट रहा भारतीय जनता पार्टी का, उस पर आरएसएस नेता इंद्रेश ने क्या कुछ टिप्पणी की, आपने सुना। उन्होंने कहा कि राम भक्ति करने वाले जो अहंकारी हो गए, उन्हें भी रोक दिया गया है। और अब देखिए, मोहन भागवत का बड़ा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि सच्चा सेवक मर्यादा में रहता है। अब किसे लेकर ये बयान उन्होंने दिया है मोहन भागवत ने, आखिर किस की बात की जा रही है, समझेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। उत्पन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए। ये मर्यादा भी उसमें निहित है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग का कहर। आग बुझाने में जुटे 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। ये जो लोग झुलसे हैं, इन्हें अस्पताल में भेज दिया गया है, इनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, गर्मी के शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और इसी को लेकर उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर के जंगल में भीषण आग लगी है, जिसे बुझाने गए 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। साथ ही 4 लोग इस आगजनी में बुरी तरह से झुलस गए हैं। चारों घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो अल्मोड़ा में धधक रहे हैं जंगल, और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, और 4 लोग ऐसे हैं जो इस आग में पूरी तरह से झुलस गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। इस बीच देखिए, अल्मोड़ा, इससे पहले भी हमने देखा था उत्तराखंड में जबरदस्त आग लगी थी जंगलों में, और एक बार फिर ये खबर आ रही है अल्मोड़ा से, जहां पर जंगलों में आग लग गई है। देखिए, इस तरह की घटनाएं तब ज्यादा आम होती हैं जब गर्मी अपने चरम पर होती है, और कुछ ऐसा ही इस दफा भी देखने को मिल रहा है। भीषण आग का कहर, जिसे बुझाने की कोशिश जाहिर तौर पर की जा रही है, लेकिन इसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो चुकी है। इलाज लगातार किया जा रहा है। जो 4 लोग झुलसे हैं उनका, और ये बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं ये लोग, और ये आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग बुझाने के दौरान ही उनके साथ ये हादसा हुआ है, और वो खुद भी इस आगजनी में झुलस गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इस आग को बुझाया जा सके। देखिए, उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर के मामलों की अगर हम बात करें तो 2022 में 2136 वन अग्नि की घटनाएं देखने को मिली थी। 3358.80 हेक्टेयर जंगल था जो प्रभावित हुआ है इस दौरान, और 2023 में 663 वन अग्नि की घटनाएं जो है वो देखने को मिली है, जिसमें 789 हेक्टेयर जंगल जो है प्रभावित हुआ है, जला है, झुलसा है।
और देखिए अगर हम इस साल की बात करें 2024 की, तो 1213 वन अग्नि की घटनाएं देखने को मिली है, जंगल जले हैं। 2024 में अब तक 1653.07 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। तो आगजनी में कितना नुकसान हुआ है, आपको आंकड़े लगातार बता रहे हैं। ये आगजनी की घटनाएं पिछले कई सालों में ज्यादा देखने को मिली थी कि जिस तरह से लगातार गर्मी अपने चरम पर है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका सीधा असर निश्चित तौर पर मौसम पर पड़ता है। और मौसम अगर ज्यादा गर्म है तो जंगलों में आगजनी की घटनाएं आम हो जाती हैं। और कुछ ऐसा ही अल्मोड़ा के जंगलों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर आग बुझाने की कोशिश तो की जा रही है। इस बीच आग बुझाते बुझाते 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जख्मी हुए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन लगातार जुटा हुआ है इस आग को शांत करने में। ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे अनुज अवस्थी, मेरे सहयोगी, जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ ताजा जानकारी, आग क्या फिलहाल किस तरह से इस पर काबू पाया जा रहा है और अभी फिलहाल क्या स्टेज है? बिल्कुल, जिस तरीके से अल्मोड़ा में आग लगी है जिसमें 4 लोग झुलस गए और 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। वहीं अगर बात करें आग को लेकर के, तो आग को अब वायुसेना की मदद से भी बुझाया जाएगा। वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बुलाया गया है, क्योंकि ये आग जिस तरीके से वन विभाग में फैली है, तो वन कर्मी भी इसमें जो है आग बुझा रहे थे, लेकिन उसी आग बुझाते बुझाते वो भी झुलस गए। साथ साथ 4 अन्य लोगों की मौत भी हो गई। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक भी जताया है। साथ ही साथ ये जंगलों में आग क्यों लग रही है और ये लगातार फैल रही है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस समय सचिवालय में है और इसी को लेकर के बैठक भी चल रही है कि इन बढ़ती हुई आग को कैसे रोका जा सके, क्या कुछ प्लान अपनाया जा सके। ये जो आग लगातार जगह जगह लग रही, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे वो चमोली हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो कैची धाम के जंगलों में हो, तो ये जो आग लग रही है इनको किस प्रकार से रोका जा सके, साथ ही साथ क्या एक्शन प्लान बनाया जा सके। अब चूंकि अल्मोड़ा की आग इतनी भयावह हो गई है कि अब उसको वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया। उन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जहां से नदी है या नाले, वहां से पानी लेकर के और जो आग जहां पे जल रही है वहां पे डाला। चूंकि गर्मी भी इतनी प्रचंड है, करीब 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पारा चल रहा है, चाहे वो राजधानी देहरादून हो या पहाड़। अनुज, अगर हम नुकसान की बात करें तो अब तक कुल कितना नुकसान इस आगजनी की वजह से हो चुका है और कितना वक्त हो चुका है इस आग से स्ट्रगल करते हुए? बिल्कुल, अगर नुकसान की अगर बात करें तो करीब करीब जो है 52 हेक्टेयर की जो भूमि है वो पूरी तरीके से जल चुकी है और 30.23% पूरी तरीके से जो भूमि है उनका नुकसान हो चुका है। तो मतलब अगर बात करें पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की, तो जहां जहां पे जिन जिन जंगलों में आग लगी हो, चाहे वो चमोली के जंगल हो, चाहे वो उत्तरकाशी के जंगल हो, चाहे वो पिथौरागढ़ के जंगल हो, चाहे वो अल्मोड़ा के जंगल हो, चाहे वो चंपावत के जंगल हो, चाहे वो बागेश्वर के जंगल हो, टिहरी के जंगल हो या पौड़ी के जंगल हो, तो तमाम जगहों पे और खास तौर से नैनीताल के जंगलों, जो तमाम जगहों पे आग लगी है। पूरे प्रदेश का भी नुकसान का आकलन तो अभी नहीं आ पाया, लेकिन हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने इसी के सिलसिले में सचिवालय में बैठक बुलाई है और बैठक करने के बाद पूरा निर्णय लेंगे कि क्या हमें प्लान अपनाना चाहिए, अधिकारियों को किस तरीके से दिशा निर्देश देंगे कि अधिकारी इस घटना को लेकर के सबक ले कि आगे आने वाले समय में जो आग की बढ़ती घटनाएं हैं अनुज, जरा ये भी समझाइए, जहां पर ये आगजनी हुई है जंगलों के आसपास क्या कुछ रिहायशी इलाके भी हैं जहां पर लोग इससे प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल, जहां पे ये आग लगी है अल्मोड़ा में, वहां के तो देखिए आग में झुलसे वन विभाग के अधिकारी और प्रदेश के कई इलाकों में आगजनी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे, अनुज अवस्थी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अनुज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। इस बीच देखिए चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की बैठक, अधिकारियों को धामी ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। कोट द्वार से चारधाम यात्रा के संचालन पर विचार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को कोट द्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री धाम की धारण क्षमता बढ़ाने को कार्य योजना तैयार करने और यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी निर्देश दिए हैं।
तो चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की बैठक और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। संचालन पर विचार विमर्श किया जाए किस तरह से और किस तरह से वो रोड मैप तैयार किया जाए ताकि जो यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए। कोटद्वार से चारधाम यात्रा के संचालन पर विचार विमर्श, क्या कुछ कहा है पुष्कर सिंह धामी ने, जरा सुनिए। एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है तो डामटा से आगे की जो सड़क है वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूं। उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूंगा। यमुनोत्री धाम जहां पर इस पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहां सकुशल हो। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने जल उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डोईवाला में हुए कार्यक्रम में सीएम ने हिस्सा लिया। सीएम धामी थोड़ी देर में सचिवालय में बैठक करेंगे। तो जल उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने। डोईवाला में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में सचिवालय में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। टिकट बंटवारे पर प्रदेश अध्यक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है, ये करण माहरा ने कहा है और उत्तराखंड राजनीतिक प्रयोगशाला बना है, ये यशपाल आर्या का कहना। देखिए उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने टिकटों के बंटवारे पर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए माहरा ने कहा कि टिकट को लेकर जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई है। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद देखिए उत्तराखंड में जो कांग्रेस का खेमा है उसमें कहीं ना कहीं खलबली मची हुई नजर आ रही, घमासान देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कि टिकट बंटवारा जो है वो सही नहीं हुआ। टिप्पणी करो क्या नतीजे होते, क्या परिणाम आते, ये तो भविष्य में गर्त में है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन चुकी है और जो यहाँ की प्रमुख आज हमारा नौजवान हताश है, निराश है, रोजगार के लिए भटक रहा है, पलायन हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना सब्ज बाग दिखाए थे आज वो पूरे नहीं हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली के दाम अभी बढ़े हैं और जनता शायद इन मुद्दों से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में मतदान किया है। ये दुखद है। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, हम सब दोषी हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि टिकट के लिए मैं पहले दिन से आप लोगों से जो कह रहा था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था पार्टी के सीनियर्स टिकट लड़ाई लड़ें। हम चाह रहे थे यशपाल आर्या जी भी चुनाव लड़ें, हम चाह रहे थे हरीश रावत भी चुनाव लड़े, प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़े, जो नहीं हो पाया। और जनता ने भी, मुझे समझ में नहीं आता, अंकिता जैसा कांड हुआ, अग्निवीर योजना से नुकसान था, 8080 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक जैसी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज़ को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। उस चीज़ का मुझे अफसोस है। निकाय चुनाव तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे पर घमासान देखने को मिल रहा है, चूंकि परिणाम उस तरह से नहीं आए जिस तरह से उम्मीद कर रही थी कांग्रेस पार्टी। बहरहाल अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, नतीजे आ चुके हैं और अब मंथन हो रहा है और कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है या फिर यूं कहे कि तमाम तरह की बातें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी में, कहीं ना कहीं वो खलबली देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जब चुनाव परिणाम आ चुके हैं लोकसभा के तो उसके बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में पूरी तरीके से खलबली मची है। CWC की बैठक भी हुई थी दिल्ली में। जो दिल्ली के नेता थे उन्होंने कांग्रेस के यहाँ उत्तराखंड के नेताओं को बुलाया भी था और उनसे विचार विमर्श भी किया था कि आखिर 5 सीटें कैसे बीजेपी के खाते में चलेंगी। इसी को लेकर के अब
चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो, दोनों लोग आपस में इस चीज को बोल रहे हैं कि क्या टिकट बंटवारे में दिक्कत हुई, टिकट बंटवारे में जिनको टिकट देना चाहिए था उनको टिकट नहीं दिया गया। जो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो पार्टी के शीर्ष जो सीनियर लीडर है वो क्यों नहीं लड़े, यशपाल आर्या को टिकट क्यों नहीं दिया गया अल्मोड़ा से, क्या वो सीट अल्मोड़ा की सीट कांग्रेस के खाते में क्यों नहीं आ जाती। तो इस तरीके की अब तमाम बातें कांग्रेस लगातार बोल रही है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, हरीश रावत हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अब ट्रोल होते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या वो अब संन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद हम संन्यास ले लेंगे। तो अब वो जनता इस बात को पूछ रही है कि क्या आप संन्यास कब ले रहे हैं और क्यों, कब तक ले रहे हैं संन्यास। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे हरीश रावत ट्रोल हो रहे हैं। करण मेहरा का इस तरीके का बयान आना कि जो है पार्टी में टिकट के बंटवारे को लेकर के नाम से पूछा गया और नाम को कोई जानकारी थी, जो टिकट बंटवारे हुए वो दिल्ली से हुए, टिकट बंटवारे ऊपर से हुए। तो इस तरीके की बातचीत अब कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस अब अपनी हार को, क्योंकि पांचों सीटें कांग्रेस हार चुकी है, अब अपनी हार को इस चीज को समझ रही है कि हम पांचों सीटें कहां से, अभी चूंकि 2 सीटों पे विधानसभा चुनाव होना है, हालांकि कल बीजेपी ने घोषणा कर दी अपने 2 कैंडिडेटों की, लेकिन अभी तक कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए। अनुज जरा ये समझाइए, देखिए प्रदेश अध्यक्ष खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि टिकट बंटवारा जो हुआ ठीक नहीं हुआ, तो क्या टिकट बंटवारे के दौरान जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जो उत्तराखंड को देख रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया या उनसे सुझाव नहीं मांगे गए? बिल्कुल, जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर के हमसे नहीं पूछा गया या हमें कोई जानकारी नहीं थी, सीनियर लीडर थे वो चुनाव नहीं लड़े, हरीश रावत को चुनाव लड़ना चाहिए था, यशपाल आर्या को चुनाव लड़ना चाहिए था, टिहरी से चुनाव लड़ना चाहिए था। तो इस तरीके की बातचीत हो रही थी। कह लगे कि हमने भी टिकट मांगा था, हमें भी जो है टिकट नहीं दिया गया। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है प्रदेश अध्यक्ष में, या प्रदेश अध्यक्ष इस बात को मान रहे हैं कि अब उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई खांटी नेता नहीं बचा हुआ है, कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहता? ये जो तमाम सवाल है इस पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, क्योंकि कांग्रेस अब अपनी धरातल की जमीन जो है वो तलाश रही है। कांग्रेस ने चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन जिस तरीके से 5 सीटों पे हार मिली है उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उस समय भी थे जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि जो सीटों का बंटवारा हुआ वो सही नहीं हुआ, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। उस समय जो प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे वो देवेंद्र यादव हुआ करते थे, उस समय भी इस तरीके की जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अनुज तमाम बातचीत जानकारी के लिए। आप आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खुशी जाहिर की है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर मोदी ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने दरगाह साबिर पाक में चादरपोशी कर दुआएं मांगी है और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश में इतिहास रचा है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विकास के नए आयाम दिखाई देंगे और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उससे दुगना विकास अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में होगा। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खुशी जाहिर की है और इसे लेकर जश्न भी मनाया है। साथ ही साथ देखिए, दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाई है, दुआएं मांगी है और इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि जितना विकास अभी हुआ है, जितना काम अभी हुआ है, जितनी प्रगति अभी हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इससे दुगनी प्रगति अभी देश में होगी। एक 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। साबिर पाक का एक बहुत बड़ा मर्तबा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आज साबिर पाक की मजार दरगाह पर चादरपोशी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है उसके लिए दुआ की गई है कि वो लगातार 5 वर्षों तक हमारे देश की सेवा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है, इसी प्रकार 5 वर्ष और एनडीए के साथ मिलकर देश की सेवा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की और उनके उज्जवल भविष्य की, देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रखने की दरगाह साबिर पाक।
आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दिखा रौद्र रूप। मसूरी में अधिकारियों के साथ की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गणेश जोशी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। तो कैबिनेट मंत्री काफी गुस्से में नजर आए हैं। मसूरी में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और फटकार लगाई है। इस बीच देखिए, हरिद्वार में किसानों के सम्मेलन जारी। भारतीय किसान यूनियन करेगा सम्मेलन। 16 जून से शुरू होगा ये सम्मेलन। कई राज्यों के किसान इसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। एमएसपी और ऋण माफी जैसे मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। इन दिनों हरिद्वार में तमाम किसान यूनियन के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 16 जून से टिकैत गुट से जुड़े संगठन का भी 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस किसान सम्मेलन में एमएसपी, कृषि, बीमा, ऋण माफी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सभी बड़े राष्ट्रीय नेता सारे आएंगे टोटल, और आगे टीके जी बिहार आएंगे, और इसमें कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और सब उनकी टीम रहेगी। तो ये एक बड़ा सम्मेलन होता है 3 दिन। ये ऑटोमेटिक ही लोग आते हैं, किसी को बुलाया नहीं जाता। हाँ, एजेंडा बनाते हैं इसे। अभी एजेंडा में यही चीज़ें हैं उसकी कि मोस्टली रास्ते से पहले एमएसपी का रेट हो, और जिस तरह ये अपनी पेंशन बढ़ाओ उसी हिसाब से किसानों के रेट बढ़ाओ। नहीं बढ़ते तो उन्हें सब्सिडी दें। जहाँ अपनी इतनी तनख्वाहें बढ़ा रहे थे किसानों को सब्सिडी दें। ये भाई अभी कह रहा था जहाँ 2000 रुपये दे रहे थे तो 50,000 दे दो, तो कुछ भला हो जाएगा। हम सरकार को वोट देंगे। हरिद्वार में एसएसपी ने की पुलिस कार्यालय में बैठक। बेहतर प्रदर्शन करने वाले हुए सम्मानित। 33 पुलिस कर्मियों को मैन ऑफ द मंथ का खिताब भी मिला है। देखिए, हरिद्वार में एसएसपी ने रोशनाबाद में मासिक अपराध समीक्षा बैठक ली और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। साथ ही 33 पुलिस कर्मियों को बेहतर काम करने पर मैन ऑफ द मंथ का खिताब दिया है। एसएसपी ने बीते महीने जो अपराध हुए हैं, जो घटनाएं हुए हैं और जो लंबित प्रकरण हैं, उनके खुलासे संबंधी आंकड़ों पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, महिला उत्पीड़न, तमाम इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो काम हुआ है उसकी समीक्षा की है और उसके बाद सम्मान भी किया है तमाम पुलिस कर्मियों को। सभी थाना प्रभारियों को, सर्कल अफसरों को और एसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी क्राइम के साथ एक आने वाले समय में जो हमारी चुनौतियां हैं, खासकर 4 धाम से लेके, साथ में मंगलौर का उपचुनाव है उसको लेके, और हमारी जो भी आगे की जो तैयारियां हैं, इसमें 4 धाम है, कांवड़ का मेला है, इस पर एक वृहद समीक्षा की गई थी। इसमें और इसी के साथ ही राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।